बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखते हैं हिंदी की, कॉपी में ओएमआर शीट कैसे भरनी है, गद्यांश पद्यांश कैसे हल करने हैं, किस प्रकार से हम निबंध लिखेंगे, कहां पर एग्जामिनर आपके नंबर काटता है, आप क्या गलती करते हो जिससे दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखते हैं हिंदी की। 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी कैसे लिखोगे आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और 2025 का जो अपना एग्जाम है बहुत जल्द शुरू हो रहा है और इसमें काफी सारे बच्चों के डाउट्स है कि भैया हमको बता दो कि हमें अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखना है, किस तरीके से कॉपी प्रेजेंट करनी है, कॉपी में ओएमआर शीट कैसे भरनी है, गद्यांश पद्यांश कैसे हल करने हैं, किस प्रकार से हम निबंध लिखेंगे, कैसे श्लोक लिखेंगे, कैसे क्या चीज लिखेंगे। और आज आपको यह भी बताऊंगा कि कहां पर एग्जामिनर आपके नंबर काटता है, आप क्या गलती करते हो जिससे कि आपके नंबर कटते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि गलतियां कर देते हैं और उस चीज को समझते नहीं है। तो सब कुछ डिटेल बाय डिटेल आज बताऊंगा। आज की यह वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है हिंदी के एग्जाम के लिए। और पता होना चाहिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर उसमें थोड़ा भी मिस्टेक करोगे और हिंदी के सब्जेक्ट में अगर आपके नंबर कम आते हैं या फिर अगर आप हिंदी में फेल होते हो तो सारे विषयों में फेल माने जाते हो। इस वजह से एक चीज जो एकदम समझ के रखनी है कि हिंदी के विषय में आपको पास होना ही होना है। और वो चीज कैसे होगी, आपको कॉपी लिखने का तरीका आज इस वीडियो में बहुत स्पेशल तरीके से मैं बताने वाला हूं कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। ये अपना टॉपिक है, हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है किस प्रकार से कॉपी लिखनी है। पूरी कॉपी में बढ़िया से बताऊंगा कैसे कहां से क्या चीजें करोगे। बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और आपसे मैं बोलना चाहता हूं वीडियो का जो लाइक टारगेट है, हम इस वीडियो का जो टारगेट रखते हैं अपने लाइक का, वो इस वीडियो का लाइक टारगेट है। कितना टारगेट रखते हैं? 5 से 10,000 टारगेट रखते हैं। आपसे करवा दोगे या नहीं? करवा दोगे ना? तो चलो 5,000 लाइक, ज्यादा नहीं, मैं 5,000 लाइक का टारगेट रखता हूं। जितने बच्चे हो सभी बच्चे बस एक एक बार लाइक करना। और मुझे पता है आप सही 5,000 लाइक बड़े आसानी से करवा दोगे सारे बच्चे, है ना। तो चलो आज की वीडियो में स्टार्ट करता हूं और एक एक चीज यहां से बताना शुरू करता हूं। तो देखो सबसे पहली चीज यहां पे फर्स्ट पेज आएगा। ये देखो फर्स्ट पेज रहेगा कुछ इस प्रकार से, जहां पे ऐसे कुछ प्रेजेंट करना है जो आपका पेपर रहेगा। उसमें सबसे पहला चीज आता है गद्यांश लिखने का। तो देखो गद्यांश को किस प्रकार से लिखोगे, गद्यांश किस तरीके से लिखोगे, इसको मैं बताता हूं। सबसे फर्स्ट थी एक चीज ये समझो, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक चीज आपको ये समझना है, देखो रुको पहले मैं बताता हूं। तो आपको ये समझना है क्या क्या चीजें आती हैं आपके पेपर में, तब आप बढ़िया से कॉपी लिखना समझ पाओगे ना। तो सबसे फर्स्ट देखो 70 नंबर का पेपर, जिसमें से ओएमआर शीट आएगा और वर्णनात्मक प्रश्न। ओएमआर शीट आएगा 20 नंबर का, वर्णनात्मक प्रश्न आएगा 50 नंबर का। तो जो 20 नंबर के जो ओएमआर शीट वाले क्वेश्चन है, अब इसमें क्या करना है ना, आपका ये क्वेश्चन होगा कि भैया 20 नंबर वाले जो क्वेश्चन हम इसमें क्या करेंगे। तो देखो ये रहेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। अब आज से पहला क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके सामने ऐसे दिया रहेगा ए, फिर बी, सी, डी, 4 ऑप्शन रहेंगे। अब इन चारों पे आपको टिक करना रहेगा। टिक यानी कि ऐसे पूरा काला करना रहता है कि कौन सा सही है, वही करना रहेगा। और ये ओएमआर वाली होती है, मतलब आपकी मशीन से सभी कॉपी जचेंगी, ठीक, कोई टीचर नहीं बैठा रहेगा। तो ओएमआर की वीडियो ऑलरेडी मैं बनाया हुआ हूं, जाकर आप सही बच्चे देख सकते हो। चलो अब यहां पे मैं बताता हूं कॉपी कैसे लिखोगे। मेन चीज अपना आता है ये कॉपी लिखना, कि कैसे बच्चों आप सही कॉपी लिखोगे, है ना। तो देखो अब यहां पे समझो सबसे फर्स्ट चीज है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। यहां पे काली पेन से हेडिंग डाल देना है वर्णनात्मक प्रश्न की। और उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 21 से शुरू करना। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 21 है तो शुरू करोगे प्रश्नोत्तर संख्या 21 से लिखना। तो यहाँ पे सिंपल डालोगे और उसके बाद 2 गद्यांश रहेगा। तो गद्यांश का जो संकेत होता है यहां पे ऐसे लिखोगे, उसके स्टार्टिंग का जैसे विश्वास पात में, फिर डैश डैश करते जाओगे, लास्ट में को करना चाहिए। अब ये इसके लास्ट की चीज है, इससे एग्जामिनर जो भी टीचर है बच्चों उनको समझ में आएगा कि कैसे कौन सा गद्यांश यहाँ पे लिखा गया। फिर सिंपल चीजें रहती है, पाठ का नाम पूछा रहता है, लेखक का नाम। तो जैसे पाठ का नाम देखो ये काली पेन से हेडिंग डालोगे, उसके बाद जैसे मित्रता लिख रहे हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हो, तो इसको नीली पेन से बढ़िया डाल देंगे। फिर उसके बाद व्याख्या। अब देखो व्याख्या जो यहाँ पे हमने डाला है वो काली पेन से है। व्याख्या क्यों डाला है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होते एग्जामिनर के नजर में आने के लिए। अब एग्जामिनर के नजर में आ गया, आपने काली नीली पेन बकायदे प्रयोग किया और अच्छे से उसको दिख गया भी हाँ बच्चे ने कुछ ना कुछ तो बढ़िया लिखा है, तो क्या करेगा वो अच्छे नंबर देगा। व्याख्या डाला और व्याख्या यहाँ पे नीली पेन से लिखनी है। फिर लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर लिखने का आता है जो कि यहाँ पे लिख सकते हो इस प्रकार से।
ठीक, अब देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन कैसे करना है। इसके बाद आएगा प्रश्नोत्तर संख्या 22, मतलब 22 नंबर क्वेश्चन है। तो अब देखो बच्चों, जो 22 नंबर वाला क्वेश्चन है इसको किस प्रकार से करना है। इसमें भी दो गद्यांश रहते हैं। जो 22 वाला क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपके दो गद्यांश रहेंगे। अब इन दो गद्यांशों को कैसे हल करोगे ये मैं समझा देता हूं। देखो, प्रश्नोत्तर संख्या 22 डालोगे, कौन सा गद्यांश कर रहे हो ये अगर पता लगवाना है एग्जामिनर को कि आप कौन सा गद्यांश कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे भरो इसको, जैसे ऊधो मन न भय, फिर डैश 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 करो, ऊधो मन न भय, इस प्रकार से। अब इससे जो एग्जामिनर है, जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसको ये समझ में आएगा। रुको, माइक निकल रहा था। हाँ, चलो, उसको ये समझ में आएगा कि कौन सा पद्यांश आप किए हो, तो ऐसे डालना है। और देखो कितना बढ़िया तरीके से संदर्भ जो है काली पेन से डालोगे। अच्छा, संदर्भ इस प्रकार से काली पेन से डालना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड, अब ये जो पद्यखंड है इसको काली पेन से लिखा गया है। पद्यखंड काली पेन से, हेडिंग मतलब कि काली पेन से लिखोगे थोड़ा और अट्रैक्टिव आपकी कॉपी दिखती है। ठीक, फिर उसके बाद में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया, जिस पाठ से लिया गया उसको भी यहाँ पे काली पेन से लिखोगे, पद नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अभी जो इसके रचयिता है जैसे सूरदास है, तो इसको भी काली पेन से लिखे, पाठ का नाम काली पेन से, जिस खंड से लिया गया उसका काली पेन से। फिर उसके बाद डालोगे आप व्याख्या, व्याख्या वाली हेडिंग। अब इसमें क्या करोगे, देखो व्याख्या में कैसे करना है। यहां में आपने डाला सेकंड नंबर व्याख्या, फिर व्याख्या काली पेन से, और इसको पूरा नीली पेन से लिखते चले जाओगे कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी एक ही मन है, जो वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया है। तो इस प्रकार से कुछ लिखना है। अब इसके बाद बच्चों है अपना थर्ड नंबर की जो क्वेश्चन रहेगा उसको लिख दोगे। 6 नंबर यहां से भी आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा 6 नंबर मिलेगा। अगर आप ऐसे करते हो तो पूरा 6 नंबर मिलेगा, कहीं भी 1 नंबर आपका नहीं कटने वाला। इस बात की मैं 100% गारंटी लेता हूं, कहीं भी आपका 1 नंबर नहीं कटेगा अगर ऐसे करते हो तो। अब चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है अपना नेक्स्ट पेज, थर्ड पेज आएगा प्रश्नोत्तर संख्या 23 नंबर क्वेश्चन। अब इस 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है, संस्कृत का गद्यांश। क्या है, संस्कृत का गद्यांश। ठीक है, और एक कौन सा गद्यांश है, ये है संस्कृत का गद्यांश है। तो इस संस्कृत को गद्यांश को भी इसी प्रकार से सेम लिखना है जैसे आपने लिखा था। संस्कृत गद्यांश भी बढ़िया बकायदे ऐसे ही लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं बताते चल रहा हूं ऐसे देखते चलो। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 23 डालोगे, और ये चीज हमेशा काली पेन से डालनी होती है, आपको पता होना चाहिए। ये चीज हमेशा काली पेन से, ब्लैक पेन से डालनी होती है। उसके बाद स्टार्टिंग के जो 2 गद्यांश है, ठीक, स्टार्टिंग के 2 गद्यांश, उसको कैसे लिखोगे, उसमें से कौन सा कर रहे हो उसका संकेत यहां पर लिख दोगे। संकेत में ऐसे लिखना, तो जो टीचर होगा, जो एग्जामिनर होगा, कॉपी आपका जो भी चेक करेगा, उसको पता लग पाएगा कि आखिर बच्चे ने हाँ ये वाला गद्यांश लिखा है या फिर ये वाला गद्यांश लिखा है। तो ऐसे कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे संदर्भ काली पेन से हेडिंग डालो, संदर्भ, और फिर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, हिंदी के संस्कृत खंड। अब ये जो संस्कृत खंड है इसको काली पेन से लिखो, हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। अब जैसे ये वाराणसी और ये जो संस्कृत खंड, इसको काली पेन से लिखना है। बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, आप सभी इस चीज को समझ लो कि यहां पर बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है ना। चलो अब देखो आगे। अब यहां पे बच्चे गलती करते हैं, जैसे आपने गद्यांश में देखा था अभी, उसमें क्या लिखते थे, यहाँ पे व्याख्या। अब क्या करते हैं ना, यहां इसमें जो संस्कृत वाला होता है उसमें भी व्याख्या लिख के चले आते हैं, और इसी वजह से नंबर 1-8 नंबर कट जाएंगे। तो व्याख्या नहीं लिखनी होती है, व्याख्या की जगह आप लिखो अनुवाद। जो संस्कृत वाली चीज है उसमें क्या लिखोगे, अनुवाद, और उसके बाद जो भी इसका अनुवाद रहेगा पूरा अनुवाद अच्छे तरीके से कर दो। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कोई भी 1 नंबर नहीं काट सकता। ठीक, अब चलो आगे देखते हैं। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, प्रश्नोत्तर संख्या 24। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हित्वा प्रिय डैश 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 हित्वा सुखी भवेत, मानव हित्वा प्रिय डैश 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 हित्वा सुखी भवेत, इस प्रकार से है। अब इसमें भी सेम ऐसे लिखना है जैसे तभी मैं बताया था। संदर्भ ऐसे डालोगे हेडिंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की
संस्कृत खंड, और ये जो संस्कृत खंड है कॉमा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से भर देना और यहां पे काली पेन से लिखना। ठीक, ये सब कुछ टिप्स और ट्रिक होती हैं काली पेन से थोड़ा कहां कहां लिखना है, कहां नीली पेन का इस्तेमाल करना है, ताकि जब एग्जामिनर देखे तो उसका समझ में आए कि किसी टॉपर की कॉपी हमारे पास आई है और वो आपको और अच्छे नंबर देगा। ठीक, तो ऐसे करना है। अब देखो उसके बाद क्या है, जैसे जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है, तो ये जो जीवन सूत्राणी है इसको भी काली पेन से कर दिए। फिर यहाँ पे देखो अनुवाद, ना कि व्याख्या, अनुवाद लिखना है, व्याख्या नहीं डालनी है, हेडिंग यहाँ पे व्याख्या नहीं डालनी, अनुवाद डालना है और अनुवाद पूरा अच्छे से लिख दोगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब चलो आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। आगे अपनी ये वाली कॉपी, ये कुछ इस प्रकार से है कॉपी इन द सेंस कि ये आएगा खंड काव्य करने का। अब मैं ये समझो कि खंड काव्य कैसे करनी है बच्चों, खंड काव्य आपको कैसे करना है, तो इसको ही मैं बताता हूं खंड काव्य कैसे करोगे। 3 नंबर का आता है, 3 नंबर का आएगा खंड काव्य, और ये सभी जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य रहता है। हो सकता है आप किसी अदर जिले को, कोई बनारस का होगा, कोई फैजाबाद का होगा, अयोध्या, कोई होगा गाजीपुर का, कोई कुशीनगर का, कोई प्रयागराज, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बांदा, सब अलग अलग जिले के होंगे और अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य पूछा जाता है। तो अब अलग अलग खंड काव्य पूछा जाता है तो उसमें से एक आता है अग्र पूजा। तो अग्र पूजा यहाँ पे लिखा गया है, तो आप ये समझो कोई सा भी खंड काव्य, मैं ये नहीं कह रहा हूं अग्र पूजा का ही, जो भी आपका खंड काव्य, ज्योति जवाहर खंड काव्य आ रहा है, तुमल खंड काव्य आ रहा है, कर्मवीर व्रत, जो भी खंड काव्य आ रहा है उसकी हेडिंग, ठीक, उसकी हेडिंग यहां पे बच्चों ऐसे लिखनी है हेडिंग। ठीक, जैसे अग्र पूजा है, अब यहीं पर आ रहा था ज्योति जवाहर, तो ऐसे आप हेडिंग डालते ज्योति जवाहर। ठीक है, अगर ज्योति जवाहर होता तो जो भी खंड काव्य रहेगा उसकी यहाँ पे हेडिंग डालोगे। अब देखो उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जिन्होंने भी ये खंड काव्य लिखा या फिर उसके जो भी नायक रहेंगे उनका नाम काली पेन से, जैसे श्री राम बहोरी शुक्ल द्वारा रचित अग्र पूजा खंड काव्य के नायक श्री कृष्ण है। ठीक, अब ऐसे ये चीजें काली पेन से लिखे तो जो भी कॉपी चेक करने वाला, जो भी एग्जामिनर रहेगा ना, वो तुरंत देख लेगा कि ये जो है श्री राम बहेरी शुक्ल द्वारा रचित, तो ये काली पेन से लिखना है कि इसके रचयिता वचयिता कौन है, जो भी चीजें हैं वो जो भी एग्जामिनर रहेगा उसको दिख जाएगा कि बच्चे ने आके लिखा है। और ये फिर जो नीली नीली चीजों से आप लिखे हो ना, ये चीजें पढ़ने से वो अवॉइड करेगा। तो इसीलिए मैं बताता हूँ एग्जामिनर के सामने ऐसा प्रेजेंट आओ, एग्जामिनर को ऐसा लगना चाहिए कि उसके पास एक टॉपर की कॉपी आई है ना। तो चलो मैं आपको बताता हूं अब कैसे करना है। उसके बाद ये सब लिख दोगे, फिर आगे आना है और जो भी पॉइंट्स है ना, जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट एक बना के लिख देना है लीलाधारी दिव्य पुरुष। फिर सेकंड जो पॉइंट है तो 2 से 3 पॉइंट लिखना है। और ये याद रखना है जो खंडकाव्य है, खंडकाव्य को कम से कम 2 पेज तो लिखना ही है। भले अब आप कह रहे हो भैया तो 3 ही नंबर का आ रहा है, हम 2 पेज लिखेंगे, हाँ 2 पेज या फिर 1.5 से 2 पेज लिखना पड़ेगा, तब जाके खंडकाव्य का पूरा नंबर मिलता है। अदर क्वेश्चन होते तो मैं आपको कहता 3 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 लाइन में लिखो, 5 से 7 लाइन में। लेकिन ये खंडकाव्य है तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा लाइन लिखना पड़ता है, ये चीज मुझे पता है इसलिए मैं बता दे रहा हूं, नहीं तो ये चीज आप समझ के जाओगे। ठीक, तो अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जो खंडकाव्य होते हैं उसमें एक आध 2 लाइन थोड़ी मोटिवेशनल लाइन या फिर कुछ टाइप की बढ़िया बढ़िया लाइनें टाइप में लिखनी है। अब ये बढ़िया लाइनें क्यों लिखनी है, इससे थोड़ा और अच्छा आपका खंडकाव्य लगेगा देखने में। जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा गया है ना, यहां से यहां तक, तो आपको भी ऐसे लिखने और काली पेन से लिखना है, चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट आता है जीवन परिचय। तो देखो जीवन परिचय कैसे लिखना है, इसका भी एक तरीका समझ लो कि जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से लिखने हैं। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या सबसे पहले डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या कि कौन सा क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल दोगे। उसके बाद इनकी जो मेन चीजें हैं, नाम, जन्म स्थान, मृत्यु, रचना, इन सब चीजों को यहां पर बीच में ऐसे लिखना है। ठीक, इन सब चीजों को ऐसे बीच में लिखना है। यहां पे क्या एक जगह लिख दोगे नाम, फिर लिख दोगे जन्म, और फिर लिख दोगे जन्म स्थान, फिर लिख दोगे माता पिता, जो भी रहेंगे सबका नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक, इतना समझ गए। उसके बाद से जीवन परिचय लिखना शुरू करना है, करीबन ये भी 1.5 पेज का लिखना है। लास्ट में रचनाएं लिखनी है जो कि 5 नंबर आपको दिला के जाएंगी। लास्ट में रचनाएं लिखोगे जो कि 5 नंबर दिला के जाएगी। समझ गए इस बात को? चलो आगे देखो।
फिर आ जाए जीवन परिचय लिखने का। अब यहाँ पे देखो एक गलती हुई है, इस जो मैं बताया था ना बीच में, ये जरूर सबसे पहले लिखना है, ऐसे करके लाइन खींच के क्या क्या लिखने हैं यहाँ पे, नाम, जन्म, जन्म स्थान, जो भी चीजें रहेंगी वो आपको बीच बीच में यहाँ पे लिखनी है। ठीक, ये चीज समझ गए। उसके बाद फिर से जीवन परिचय डाल के और फिर नीली पेन से बढ़िया बढ़िया लिखना शुरू करना, जैसे यहाँ पे आप जीवन परिचय लिखना शुरू करें। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट, जैसे तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में, तो ये जो 1532 ईस्वी है इसको काली पेन से लिखोगे। उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में राजापुर नामक गांव में हुआ था, जहां जहां मैं लाइन खींचा हूं उसको काली पेन से लिखना है। उनकी माता का नाम हुलसी था, अतः उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसी जी, तो इस प्रकार से जो जो मेन आपको लग रहा है उसको काली पेन से लिखना है, क्योंकि अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर आपकी पूरा एक एक अक्षर पढ़ के चेक करेगा, और जब उसे एक एक अक्षर पढ़ के चेक करने का मौका आपने दिया तो समझ लो वहीं से कुछ ना कुछ तो आप गलती किए ही रहोगे, तो एक दो नंबर आपके कटते आएंगे। फिर देखो फिर से हम बढ़ेंगे आगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपनी प्रमुख रचनाएं। अब ये जो प्रमुख रचनाएं हैं ना, अब इस प्रमुख रचनाओं में आपको क्या करना है, तो देखो इनकी जो जो प्रमुख रचनाएं हैं इसको लिख दोगे, जैसे रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली और दोहावली, कवितावली, फिर है विनय पत्रिका, तो ये सब इनकी लिख देनी है। अब देखो आगे उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 27 आएगा। 27 में क्या रहेगा, शायद ये आता है श्लोक लिखने का, है ना, श्लोक लिखने का आता है। तो एक ऐसा श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया रहे, ऐसा रहता है क्वेश्चन। तो काफी सारे बच्चों का कमेंट आता है, भैया जो प्रश्न पत्र में ना आया रहे इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो संस्कृत के पद्यांश में ना आया रहे, क्योंकि संस्कृत के पद्यांश में 2 श्लोक पहले से आए रहते हैं, तो एक ऐसा श्लोक लिखना है जो कि उसमें ना आया रहे। तो इसके लिए आपको 3 श्लोक याद करने पड़ेंगे, पहले से 3 श्लोक याद करने पड़ेंगे पहले से, ठीक है, 3 श्लोक पहले से याद करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है प्रश्नोत्तर संख्या 28। अब ये 28 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत के प्रश्न उत्तर करने का आएगा। 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन करना रहेगा, और शायद 1-1 नंबर का आने लगा। पहले तो 2-2 नंबर का आते थे, लेकिन अब 1-1 नंबर का आने लगा है, तो 2 नंबर यहां से आप पा जाओगे बढ़िया बकायदे। फिर आगे आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्नोत्तर संख्या 29 है। अब जो 29 नंबर क्वेश्चन है ये क्या है, तो देखो ये है, इसमें रूपरेखा सबसे फर्स्ट थिंग है, रूपरेखा। रूपरेखा में है प्रस्तावना, मानव तथा वृक्षों का संबंध, वृक्षों की महत्वता, वृक्ष और प्रदूषण उपसंहार, ये हेडिंग बनानी है। रूपरेखा में वो चीज लिखनी होती है जो हेडिंग बनानी है, और उसकी जो हेडिंग होनी चाहिए एकदम कमाल की हेडिंग होनी चाहिए कि एग्जाम को देखते ही पता लग जाए कि किसी टॉपर की कॉपी हमने चेक की है। और लास्ट में जाते जाते तो 7 नंबर का आता है निबंध ना बच्चों, ये 7 में से आपको पूरे 7 नंबर दे के जाए, और 7 में 7 ना दे तो 6 नंबर तो उसको देने से मजबूर ही हो जाए, एकदम 6 नंबर देने से मजबूर ही हो जाना चाहिए, कुछ इस प्रकार से करना है। अब देखो यहाँ पे प्रस्तावना पहली हेडिंग आपने बनाई, तो प्रस्तावना को ऐसे डालोगे, प्रस्तावना आपने पहली हेडिंग बनाई है ना, तो प्रस्तावना को इस प्रकार से डालोगे हेडिंग के रूप में। उसके बाद क्या है, वृक्षारोपण का शाब्दिक अर्थ वृक्ष लगाना और प्रयोजन करना, प्रकृति के संतुलन को बचाना रखना, मानव के जीवन को सुखी समृद्ध, ये रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखो, फिर आ जाना यहाँ पे नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होगे, क्यों इतना छोटा था। अब ये निबंध मैं बता रहा हूँ 3 पेज का लिखना होगा आपको, निबंध ये सारे पॉइंट 3 पेज के लिखने होंगे, 3 पेज का। अब यहाँ पे इसलिए छोटा था क्योंकि आगे का पेज इसमें आ नहीं पाया है, बस सिर्फ रीजन इसका इतना है, नहीं तो ये भी निबंध लिखा गया है 3 से 4 पेज का, तो आपको भी 3 से 4 पेज का लिखना। अब ये मत सोचना कि भैया इसमें तो एक ही पेज था, हम 1 पेज लिख देंगे क्या हमको नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, पूरा नंबर नहीं मिलेगा, तो आपको अच्छे से और लिखना होगा। अब देखो आगे, अब आगे बढ़ेंगे तो प्रश्नोत्तर संख्या 30 आता है, यहां से 30 नंबर क्वेश्चन है ना। तो जो 30 नंबर क्वेश्चन है, ये 30 नंबर क्वेश्चन इसमें है, सेवा में बिजली विभाग मेरठ, विषय बिजली की अनियमित आपूर्ति, मान्यवर हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली की समस्या की ओर केंद्रित करना चाहते हैं, ध्यान बिजली। हाँ, तो देखो इसको जो लिखने का फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार, जैसे विषय रहना चाहिए तो ये नहीं रहेगा, विषय सेवा में जो भी रहेगा, उसके बाद जिला, फिर विषय किस विषय पर आप लिख रहे हो, जैसे बिजली की अनियमित आपूर्ति पे लिख रहे हो तो ऐसे लिखोगे, इसका मान्यवर करके पूरा ऐसे लिखते चले जाओगे। अब इतना करने के बाद बच्चों देखो ऊपर आओगे, इतना करने के बाद ऊपर आओगे तो यहाँ पे क्या लिखना है, जो भी जैसे कि हम आपके प्रतापगढ़ शहर के निवासी,
ऐसे कुछ लिख देना है। उसका दिनांक डाल देने की, डेट कौन सी रहेगी, डेट वगैरह डाल दोगे। तो इस प्रकार से टोटल आपको कॉपी लिखनी है, जहां से बहुत अच्छे नंबर पाओगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा भैया हमारा एग्जाम एकदम नजदीक आ गया है, कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दो या फिर कुछ ऐसी चीजें हमें दे दो जो पढ़ के हम बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आए। लास्ट के कुछ दिन यानी हो सकता है 1 दिन पहले 2 दिन पहले ही पढ़ ले और वहीं से हमारे पूरे नंबर आ जाए। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं ब्रह्मास्त्र बैच से। अब ये आखिर ब्रह्मास्त्र बैच है क्या, तो चलो इसके बारे में आपको थोड़ी चीजें बता देता हूं कि ब्रह्मास्त्र बैच क्या है। काफी सारे बच्चों के देख रहा हूं मैं कमेंट आ रहे थे, डाउट आए थे कि भैया ब्रह्मास्त्र के बैच के बारे में आप बताते हो लेकिन ये है क्या, इसको तो बता दो। तो देखो ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। देखो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट और संस्कृत, ये जितने सब्जेक्ट हैं 6 सब्जेक्ट ये आपको मिलने वाले हैं। और इन 6 सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, ये सब चीजें मिलेंगी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले बता रहा हूं, पूरी बुक में इसमें नहीं देता, मात्र उतनी चीजें पढ़नी है जो कि बोर्ड में आनी है और वही पढ़ के पास हो जाओ। प्राइस देख रहे हो 1000, तो मैं कहता हूं नहीं, 1000 रुपए नहीं है। प्राइस इसकी ऑफर में है 199 रुपए अभी के लिए। और ये क्या 199 में एक सब्जेक्ट का है, तो नहीं, 199 में ये सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गया, मैथ, साइंस, एसएसटी, आर्ट, संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, वो भी मात्र 199 रुपए में। और यहाँ पे ध्यान देना, उतनी ही चीजें दिया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आनी है। अब आपका डाउट होगा, बहुत सारे बच्चे इसको लेने का सोच रहे होंगे, तो कैसे लोगे ना, तो इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मोबाइल पर स्कूल ऐप डाउनलोड करना होगा। ये देखो यहाँ पे जो नीचे लिखा आ रहा है ना, देखो मोबाइल पर स्कूल ऐप, तो बस यही मोबाइल पर स्कूल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद ये बैच आपको दिख जाएगा, ब्रह्मास्त्र बैच, और ये स्पेशल क्लास 10th के लिए ही बनाया गया है, स्पेशल क्लास 10th वालों के लिए ही बनाया गया है। और ये यूपी बोर्ड का है, पहले बता देना यूपी बोर्ड का ये बैच है। तो जितने बच्चे यूपी बोर्ड में होंगे वही लोग लेना। तो हाँ, यहां से आके ले सकते हो, या फिर क्या करो मैं बता रहा हूं, और एक चीज है, ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये नंबर है 7785053485। इस नंबर पर क्या करोगे, व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे तो आपको ये बैच मिल जाएगा। बस इतना ही चीजें करने, यहां से आपको ये बैच मिल जाएगा। पता लग गई जो चीजें मैं आपको बताना चाहता था। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं जितने बच्चे बैच में ना, देख लेना 90 से कम किसी का नहीं आएगा। शर्त ये है, जितना बताया हूं मात्र उतना पढ़ लोगे तो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। 2025 बोर्ड एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो चैनल को एकदम दबा के सब्सक्राइब कर दो। ठीक, मिलेंगे आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।